पीडीएफ से ट्राई करती हूँ, अगर फॉन्ट बड़ा दिखता है तो तुम्हें। देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं शुरू से। चैप्टर नंबर 4, द रिफ्यूजी। और ये जो चैप्टर है वो लिखा है के अब्बास ने। तो इस चैप्टर में वो कहते हैं द ट्रैजिक स्टॉर्म ऑफ अगस्त सितंबर 1947 ब्लू अवे नियरली 10 मिलियन पीपल। तो क्या कह रहे हैं कि जो अगस्त सितंबर में 1947 में जो स्टॉर्म आई थी, उसने क्या किया था, 10 मिलियन पीपल को जो है डिस्प्लेस कर दिया था कंट्री के एक एंड से दूसरे एंड तक। इस चैप्टर की पहले ब्रीफ समरी बता देती हूँ, उसके बाद चैप्टर बताऊंगी, शायद फिर समझ आना शुरू हो जाएगा। तो कह रहे स्टोरी में जो राइटर है वो क्या कर रहा है, वो पेन और सफरिंग दिखा रहा है। जब कंट्री का एक तो क्या कर रहा है, पेन प्रोजेक्ट कर रहा है। जो कंट्री का पार्टीशन हुआ था 1947 में, मतलब कंट्री जो डिवाइड हो गई थी 1947 में, उस टाइम पे जो लोगों को पेन, जो दुख या दर्द हुआ था, उस चीज को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया। और स्टोरी के अंदर दो विमेन दिखाई गई हैं जो ओल्ड है और हर रिस्पेक्ट में सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि एक जो विमेन है, उनका जो घर डिस्प्लेस हुआ है वो ईस्ट पंजाब से हुआ है, मतलब वो ईस्ट पंजाब में रहा करती थी, और जो दूसरी है वो वेस्ट पंजाब को बिलोंग करती थी। दोनों ने अपने दिन जो है एज रिफ्यूजीज, मतलब रिफ्यूजीज का मतलब होता है कुछ पर्सन्स जो किसी डेंजर से बचने के लिए या किसी चीज़ से बचने के लिए जब भाग आते हैं और कहीं और सेटल हो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं रिफ्यूजीज। तो कह रही हैं ये जो दोनों लेडीज़ थी, इन्होंने एज रिफ्यूजीज कुछ टाइम स्पेंड किया था दिल्ली में, और उसके बाद दिल्ली से ये बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। तो एक जो ईस्ट पंजाब से आई थी लेडी, वो मुस्लिम थी, और दूसरी लेडी जो वेस्ट पंजाब से आई थी वो रावलपिंडी से थी। और जो ईस्ट पंजाब से आई थी वो मुस्लिम थी, और जो राइटर है के अब्बास, वो उनकी मदर थी। और जो वेस्ट पंजाब से आई थी वो सिख थी, एंड वो मदर थी राइटर के फ्रेंड की। अब राइटर जो है वो अपनी मदर को अम्मा बुलाते थे, और उनके जो फ्रेंड हैं वो उन्हें माजी बुलाते थे। तो इस डिस्क्रिप्शन के बाद, मतलब जब चैप्टर शुरू होता है, हमें इतना बताया जाता है पहले, और फिर उसके बाद बताया जाता है कैसे कंट्री का पार्टीशन हुआ, कैसे जो है कंट्री डिवाइड हो गई। और उस टाइम पे जो ये लेडी थी, जो ये डिस्प्लेस हुई थी, ये बहुत वेल्दी फैमिली से थी, मतलब इनके पास खूब पैसा था, लेकिन क्योंकि इन्हें किसी और जगह शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि इन्हें बॉम्बे सेटल होना पड़ा, तो इनका सारा जो पैसा वैसा है वो ख़त्म हो गया था। और फिर वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स है वो नॉर्मल लोगों की लाइफ को ख़राब कर देता है। तो कह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन है तो लोग ही। तो वो इस चैप्टर में ये बता रहे हैं कि आप एक जैसे हो और सारी कम्युनिटीज़ बराबर हैं, लेकिन हर कम्युनिटी में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं। तो ये तो थी इसकी ब्रीफ समरी। अब चैप्टर शुरू करते हैं, और चैप्टर में फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं द ट्रैजिक स्टॉर्म ऑफ अगस्त सितंबर 1947 blew away 10 million people like autumn leaves from one end of the country to the other। तो कह रहे हैं जैसे ऑटम का सीजन होता है, जो पतझड़ ऋतु होती है, जिसके अंदर सारी लीव्स जो है ट्री शेड कर देती है, और जो उसकी पत्तियां गिरती है, फिर कैसे जब हवा आती है तो उसकी जो पत्तियां होती है लीव्स की, वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो कह रहे हैं इसी तरह 1947 में अगस्त सितंबर में एक ये कह लो कि एक तूफान आया, और उससे लोगों को जो है अपना देश छोड़ना पड़ा और एक दूसरे देश में जाके सेटल होना पड़ा। और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे लोगों को दिल्ली टू कराची, कराची टू बॉम्बे, लाहौर टू दिल्ली, और रावलपिंडी टू आगरा सेटल होना पड़ा। नौखाली से कैलकटा, कैलकटा से ढाका, और लिलालपुर से पानीपत, और पानीपत से मॉन्टगोमेरी। मतलब इतनी सारी प्लेसेस बताई हैं कि इस प्लेस से एक दूसरी प्लेस पे उनको सेटल होना पड़ा। बताओ फर्स्ट लाइन क्लियर होगी है? बोलो।
Yes, ma'am. मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए ध्यान से देखना। तुमने कल भी सुना है बहुत स्टूडेंट्स ने। द 1000-year-old जॉइंट फैमिली सिस्टम was shattered beyond repair। तो कह रहे हैं जो इतने टाइम से चलता आ रहा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो शैटर हो गया, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और उसको अब रिपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब इतने सारे फैमिलीज़ की जो लोग थे उनको क्योंकि अपने देश छोड़ने पड़े और दूसरे देश में जो है वो सेटल हुए, तो उनकी फैमिली पूरी तरह से शैटर हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। एज ओल्ड फ्रेंड्स एंड नेबर्स वर रथलेसली सेपरेटेड। तो कह रहे हैं इतने पुराने जो भाई थे और जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ब्रदर वॉज टॉर्न अवे फ्रॉम ब्रदर। तो कह रहे हैं भाई एक दूसरे से अलग हो गए, भाई भाई मतलब अलग हो गए। अपरूटेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स, मिलियंस फाउंड देमसेल्व्स ड्रिवन टू स्ट्रेंज एंड एलियन सॉइल। तो कह रहे हैं जो इनके पुश्तैनी घर थे, एंसेस्ट्रल होम्स मीन्स जो इनके पूर्वजों के जो घर थे, और जो इतने टाइम से चली आ रही इनकी जो कल्चर थे वो सारा अपरूट हो गया, मतलब वो उखड़ गया एक तरह से जड़ से। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल जो उसने डिस्क्राइब किए हैं, उनको अपनी सॉइल को छोड़ के उनको अपनी सॉइल को छोड़ के और एक दूसरे लैंड में सेटल होना पड़ा जो उनके लिए बिल्कुल स्ट्रेंज लैंड था। एलियन मतलब जब आप किसी से परिचित नहीं होते, मतलब बिल्कुल न्यू है आपके लिए। In October of that year of sorrowful memories, this very storm blew into weak old women into Bombay, hundred of miles away from their respective hometowns। तो कह रहे हैं अक्टूबर के डिफ़िकल्ट टाइम में, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट मंथ था ये कि इसके साथ इतनी सोरोफुल मेमोरीज अटैच्ड हैं कि ये जो स्टॉर्म आई, मतलब ये जो तूफान आया, इसने 2 ओल्ड वुमेन को बॉम्बे में जाके जो है डिस्प्लेस कर दिया, जो कि इनके घरों से, इनके रिस्पेक्टिव होम टाउन से, इनके घरों से 100 of miles, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है था, और इनको बॉम्बे में सेटल होना पड़ा। और कह रहे हैं ये जो 2 लेडीज़ जिनकी ये बात कर रहे हैं, उसमें से कह रहे हैं वन ऑफ देम वाज माय ओन मदर। इसमें से एक मेरी खुद की माँ है, एंड अदर वाज द मदर ऑफ अ सिक फ्रेंड एंड नेबर ऑफ माइन। और दूसरी कौन है? दूसरे मेरे फ्रेंड की मदर है जो कि सिख है। वन हैड कम फ्रॉम ईस्ट पंजाब। तो जो राइटर की मदर है वो ईस्ट पंजाब से आती है और वो मुस्लिम है, एंड द अदर फ्रॉम वेस्ट पंजाब। और दूसरी वेस्ट पंजाब से आती है, मतलब रावलपिंडी से। वन फ्रॉम पानीपत, अदर फ्रॉम रावलपिंडी। बाय अ स्ट्रेंज चांस दे रीच्ड बॉम्बे ऑन द सेम डे। तो कह रहे हैं बहुत ही मतलब स्ट्रेंज बात है कि दोनों जो है एक ही दिन बॉम्बे जो है आती हैं। अगर तुम क्लास My mother, along with other women and children of my family, was evacuated from Panipat in a military truck and brought to Delhi। तो कह रहे हैं जो मेरी माँ है, along with other women, और भी उनके साथ women थी, और उनके बच्चे, उनको पानीपत से दिल्ली लाया गया एक मिलिट्री ट्रक में। She stayed there for 3 weeks। तो वहाँ वो 3 हफ्तों के लिए रही। Crowded in a small room, मतलब एक छोटा सा रूम था जहाँ पे उन्हें रखा गया, और उनके साथ 2 और फैमिलीज थी। And then came to Bombay by plane because it was still unsafe to travel by train। क्योंकि वो कह रहे कि उसके बाद जो है प्लेन से वो बॉम्बे गई, क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करना उनके लिए डिफ़िकल्ट था, इसलिए उन्होंने प्लेन चूज़ किया और प्लेन से वो बॉम्बे चली गई। My friend's mother, along with her old husband, came in a refugee caravan from Pindi to Amritsar, from there to a refugee camp in Delhi, and finally from there to Bombay। तो कह रहे हैं जो मेरी फ्रेंड की मदर थी अपने बूढ़े हस्बैंड के साथ उस रिफ्यूजी कारवान में, जिसमें बहुत सारे लोग थे, पिंडी से अमृतसर आई, और वहाँ से एक रिफ्यूजी कैंप से जो है दिल्ली गई, एंड फाइनली वहाँ से वो बॉम्बे चली गई ट्रेन में। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई कॉल्ड माई मदर अम्मा। तो कह रहे मैं अपनी माँ को अम्मा बुलाता था, एंड मेरा फ्रेंड जो है वो अपनी माँ को माँ जी बुलाता था। When both of them arrived here, I discovered that
दिस वॉज अबाउट द ओनली डिफरेंस दीज टू ओल्ड वुमेन। तो कह रहे हैं जब वो दोनों यहाँ आई और जब मैंने दोनों को देखा तो मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये जाना कि दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि मैं अपनी मदर को अम्मा नाम से बुलाता हूँ, मतलब मैं उनको ऐसे एड्रेस करता हूँ, और मेरा जो फ्रेंड है वो अपनी मदर को माजी कह के एड्रेस करता है। माजी यूज टू लिव इन रावलपिंडी इन हर ओन हाउस। तो जो माजी थी वो रावलपिंडी में अपने घर में रहती थी, और उनका जो घर था इट वॉज डबल स्टोरीड बिल्डिंग, मतलब 2 मंजिला था। शी टोल्ड मी वन डे, एक दिन उन्होंने जो है बताया होगा, शी ऑक्यूपाइड द अपर फ्लोर, खुद वो अपर फ्लोर पे रहती थी, while down below on the ground floor were shops mostly tenanted by Muslim shopkeepers or artisans। और कह रहे हैं जो नीचे वाला फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर था, उस पे उन्होंने शॉप्स बना रखी थी जिसमें उन्होंने जो है क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिम शॉपकीपर्स और आर्टिशियंस को वो शॉप्स दे रखी थी किराए पे। मैनी ऑफ आर नेबर्स टू वर मुस्लिम्स, और कह रहे हैं उनके बहुत सारे नेबर्स भी मुस्लिम्स थे। देयर वाज अ क्लोज बॉन्ड ऑफ गुड नेबर लाइन्स बिटवीन ऑल ऑफ देम, मुस्लिम और हिंदू और सिख। तो कह रहे हैं उनके जितने भी नेबर्स थे, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हों, हिंदू कम्युनिटी के हों या सिख कम्युनिटी के हों, सबके बीच में एक अच्छा रिश्ता था। The Muslim women of the neighborhood called the old Sardarni Bhenji, while the younger ones respectfully addressed her as Maji और चाची। तो कह रहे हैं जो मुस्लिम वुमेन है जो आस पड़ोस में रहती थी, जो ओल्ड जो सरदारनी थी, मतलब जो ज़्यादा एज की जो लेडीज़ थी सिख में, उनको बहन जी बुलाती थी, वाइल जो यंग थी उनको रिस्पेक्टफुली वो लोग माजी या चाची बुलाते थे। तो कह रहे हैं दैट वाज द पैटर्न ऑफ लिविंग नॉट ओनली इन रावलपिंडी बट ऑल ओवर द पंजाब, मतलब इसी पैटर्न से जो एक दूसरे को एड्रेस किया जाता था, ना सिर्फ उनके पड़ोस में बल्कि पूरी रावलपिंडी में एंड इवन पूरे पंजाब में। द टाउन ऑफ रावलपिंडी वॉज द होल वर्ल्ड फॉर माजी। और कह रहे हैं जो रावलपिंडी का जो टाउन था वो माजी के लिए पूरी दुनिया थी। शी हैड नेवर बीन एल्सवेयर, मतलब वो कहीं नहीं गई थी इसके इस जगह के अलावा। हर सन वर्कड फर्स्ट इन लाहौर, देन इन कैलकटा एंड फाइनली इन बॉम्बे। तो कह रहे हैं उनका जो बेटा है उसने काम किया हुआ है लाहौर में, फिर कैलकटा में और फाइनली बॉम्बे में। बट टू माजी दीज सिटीज़ बिलोंग टू अनदर फार ऑफ वर्ल्ड। बट कह रहे हैं माजी के लिए, मतलब उसकी मदर के लिए, ये जो सिटीज़ हैं जहाँ उनका बेटा गया हुआ है, उनको ऐसे लगता था ये पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया। इफ़ शी हैड हर वे शी वुड नेवर हैव अलाउड हर सन टू गो फार फ्रॉम होम। तो कह रहे हैं अगर उनका बेटा उनके जो है अकॉर्डिंग जीता तो कभी अपने बेटे को घर से दूर ना जाने देती। She often argued with him, what's the use of earning money, my son, when in those cities you get neither pure milk nor ghee, neither apricots nor peaches, neither grapes nor apples, and बब्बू कोशास। तो उसके साथ वो बहस किया करती थी कि क्या फ़ायदा इतने पैसे कमाने का जब इन सिटीज़ में ना तो प्योर मिल्क मिलता है, ना घी मिलता है, ना ही प्रॉपर फ्रूट्स मिलते हैं, ना एप्रिकॉट्स मिलते हैं, ना पीचेस मिलते हैं, ना ग्रेप्स और ना एप्पल्स, इवन बब्बू कोशास भी नहीं मिलते। वाई इन द सिटी दे डोंट इवन नो वॉट दैट इज़। तो कहते हैं एज मतलब इन सिटीज़ में जाने का क्या फ़ायदा जब वहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। एट होम दे हैड अ बफेलो ऑफ देयर ओन। तो घर पे उन्होंने जो है एक बफेलो रखी हुई थी जो 10 सीज ऑफ मिल्क हर रोज देती थी। तो उनकी जो मदर है, आफ्टर चर्निंग द कर्ड टू मेक आउट बटर, शी वुड डिस्ट्रीब्यूट द बटर मिल्क टू द होल नेबरहुड। तो कहते हैं जो दूध आता था उससे वो कर्ड बनाने के बाद बटर निकालने के बाद जो बच जाता था बटर मिल्क या छाछ जिसको बोलते हैं लस्सी, उसको पूरे नेबरहुड या पड़ोस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। एवरीवन वुड थैंक हर एंड से मे योर सन लिव 1,000 years। तो जिनको भी वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी वो उनको जो है दुआएं देते थे कि आपका जो बेटा है वो जो है 1000 साल जिए। माजी बट दैट वुड रिमाइंड हर ऑफ सन ईटिंग होटल फूड इन अ सिटी एंड दैट वुड मेक हर सैड। तो जो उनकी मदर थी वो क्या याद करती थी कि भाई मेरा बेटा जो है वो तो होटल का खाना खाता है, और इससे वो निराश हो जाती थी। बताओ ये वाला पैराग्राफ क्लियर हो गया? यस मैम। सबको क्लियर हो यस गया? मैम।
राजू, Yes, ma'am. okay. Not Yes, far, ma'am. not far from Pindi, they had a bit of their own land leased to some farmers. अब वो कह रहे हैं कि रावलपिंडी से जो है थोड़ा सा ही दूर उनके कुछ लैंड्स थे जो उन्होंने फार्मर्स को लीज पे दे रखे थे, और जिस जो भी उस पे वो फसल उगाया करते थे, ट्वाइस अ ईयर एट हार्वेस्ट टाइम दे वुड गेट देयर शेयर ऑफ द प्रोड्यूस व्हीट और मेज और बाजरा। तो कह रहे हैं साल में 2 बार जब हार्वेस्टिंग टाइम होता था, जब वो हार्वेस्ट करते थे अपनी क्रॉप्स को जो है काटते थे और जो उनकी प्रोडक्शन होती थी उसको देखते थे, तो कहते हैं उनको अपना शेयर मिल जाता था व्हीट, मेज और बाजरा का। मिल्क एंड बटर एंड घी वर ऑफ कोर्स अवेलेबल एट होम। तो कह रहे ये उनको यहाँ से मिल जाता था, मिल्क बटर और घी उनको घर से मिल जाता था। देयर वाज अ स्मॉल बट स्टेडी इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ द शॉप्स। और ये भी बताया था कि उन्होंने शॉप्स किराए पे दे रखी थी। उनके जो नीचे वाली शॉप्स थी वो किसको किराए पे दे रखी थी उन्होंने? मुसलमानों को मैम। Muslims. मुस्लिम्स आर्टिशियंस को, मुस्लिम्स को और आर्टिशियंस को। तो वहाँ से जो रेंट उनको मिलता था थोड़ा बहुत, उनसे उनकी एक मतलब स्लो इनकम बनी रहती थी कि चाहे कम आ रही है बट आ तो रही है। And thus they lived, a contented old couple, at peace with themselves, their neighbors and their God. तो कह रहे हैं इसकी वजह से वो एक उन्होंने कंटेंटमेंट की ज़िंदगी, मतलब एक सेटिस्फैक्शन वाली ज़िंदगी जो है वो जी रहे थे, और उनमें शांति थी, और उनके जो नेबर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, तो वो खुश थे अपने आस पड़ोस से, अपने भगवान से, और उनके लिए वो थैंकफुल थे। When in June 1947, the newspapers published the news of impending partition. तो कह रहे हैं जब 1947 में न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ पब्लिश हुई कि पार्टीशन होने वाला है, इम्पेंडिंग डेंजर का वर्ड यूज क्या कहते हैं, इम्पेंडिंग डेंजर बहुत जगह दिखेगा। इम्पेंडिंग मीन्स जो चीज़ बस होने वाली है, या ये कह लो कि जिस चीज़ की आपको बस ये है कि या कल होएगी या आज होएगी, आपको वो न्यूज़ में देना है, तो दैट्स उसके साथ हम यूज़ करते हैं इम्पेंडिंग। तो इम्पेंडिंग पार्टीशन मीन्स जो पार्टीशन होने वाला था, जो बंटवारा होने वाला था देश का। तो कह रहे इससे जो है इट डिडंट अलार्म और इवन वरी माजी और द ओल्ड सरदार जी। तो जो उनके हस्बैंड थे सरदार जी, और जो वो खुद थी जिन्हें राइटर माजी बुलाता है, तो कहते हैं इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। Politics, they always thought, was no concern of peaceful folk like them. तो उन्हें क्या लगता था, ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, भाई हम जैसे पीसफुल लोगों के लिए, हम जैसे शांति वाले लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। Whether the country was called हिंदुस्तान और पाकिस्तान, what did it matter? तो उनका क्या कहना था, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, क्या फ़र्क पड़ता है। Their concern was only with the neighbors, and with them their relations had always been friendly, even cordial. तो कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ फ़र्क पड़ता था अपने आस पड़ोस से, और कह रहे हैं उनके साथ उनके रिलेशंस बहुत फ्रेंडली थे, और कॉर्डियल मीन्स अच्छे थे। बताओ आगे चले। There had been intercommunal rights in the past. It was a fever of the mind, son, which seized the people now and then, but never had they been involved in any unpleasant incident. तो अब वो कह रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, पास्ट में, पुराना टाइम कह रही हूँ, पास्ट में या अतीत में जो राइट्स हैं, जो दंगे हैं कम्युनिटी के बीच में आपस में होते रहे हैं, तो ये तो सिर्फ दिमाग का जो है फितूर होता है, मतलब विच सीज द पीपल नाउ एंड देन, जिसने जो लोगों के दिमाग पे जो है चढ़ जाता है, एंड बट नेवर दे हैड बीन इन्वॉल्व। बट वो कह रहे हैं हम कभी इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए, ऐसे अनप्लेजेंट या भद्दे इंसिडेंट्स में। This time, the fire of hate and violence raged more fiercely than ever before, but even then, Maji was sure. तो उनका जो बेटा है, जो के अब्बास, जो राइटर है इस चैप्टर के, उन्होंने क्या लिखा है, इस टाइम जो ये दंगों की जो न्यूज़ आ रही थी ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर इन दी न्यूज़पेपर, जिससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इनकी मदर और फादर को, तो कह रहे हैं इस बार जो न्यूज़ है, जो ये फायर है हेट की और वायलेंस की, ये और ज़्यादा लग गई थी। बट इवन देन, मतलब मेरी जो मदर है उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। आगे एक सेकेंड में पेज टर्न कर लूँ। वुड सून कूल ऑफ, मतलब उनके दिमाग में ये था कि ये सब भी अभी ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सन रॉट फ्रॉम बॉम्बे आस्किंग देम टू कम देयर। तो उनका जो बेटा है, उन्होंने उनको जो है लेटर लिखा कि आप बॉम्बे आ जाओ दोनों।
बट माजी वुड नॉट अग्री टू अबैंडन हर बिलव्ड रावलपिंडी। लेकिन जो माजी है, जो उनकी मदर है, उनका बिल्कुल मन नहीं था अबैंडन मतलब लीव कर देना, छोड़ देना। उनका बिल्कुल मन नहीं था अबैंडन करने का अपने बिलवड मीन्स जिसको आप बहुत प्यार करते हो, तो उनको अपने जगह से बहुत प्यार था रावलपिंडी से, तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था इस जगह को छोड़ने का। Many of her relations and Sikh and Hindu neighbors went away to East Punjab, but she stayed on in her house. तो कह रहे हैं बहुत सारे जो उनके रिलेटिव्स हैं, सिख्स हैं, या जो आसपास के हिंदू नेबर्स हैं, आस पड़ोस में जो उनके रहते थे, वो चले गए थे ईस्ट पंजाब से, बट उन्होंने क्या कहा, मैं अपने घर में ही रहूंगी। Whenever anyone said it was dangerous for Sikhs to live in West Punjab, she would say, "Who will harass us here?" तो जब भी उन्हें कोई ये कहता था कि बहुत डेंजरस है यहाँ पर रहना सिख लोगों के लिए वेस्ट पंजाब में, तो वो क्या कहती थी कि कौन हमें हरास करेगा, कौन मतलब हमें टीज करेगा यहाँ पे। आफ्टर ऑल द मुस्लिम्स हु लिव अराउंड अस आर लाइक माई ओन चिल्ड्रन आरंट दे। तो क्या कहती थी, जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं वो तो मेरे बच्चों के जैसे हैं, तो वो मुझे क्यों हरास करेंगे, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। चले आगे। Yes, ma'am. But then came the Muslim refugees from the East Punjab with a bitter feeling of revenge and hate. तो कह रहे हैं फिर क्या हुआ कि जो सिचुएशन है वो ख़राब हो गई, और फिर ईस्ट पंजाब से जो मुस्लिम रेफ्यूजीज थे वो आए, और उनके मन में कैसी भावना थी, बदले की और हेटरेड की। द सिचुएशन इन पिंडी बिकेम इंक्रीजिंगली डेंजरस। और कह रहे थे जो ये मुस्लिम्स ईस्ट पंजाब से आए थे, इसकी वजह से जो सिचुएशन थी रावलपिंडी में वो डेंजरस हो गई थी हिंदूज और सिख्स के लिए। But some of Maji's own Muslim neighbors came to her and pleaded with her to go away to a place of safety. और अब वो क्या कह रहे हैं कि इवन जो माजी के जो मुस्लिम नेबर्स थे, जो आस पड़ोस में जो लोग रहते थे, वो भी उनके घर आए और उन्होंने कहा प्लीज़ आप यहाँ से चले चले जाओ और एक सेफ प्लेस पे जो है जाके रहो। किसी को कोई मूवी याद है जिसमें रावलपिंडी का ये सब दिखाया गया है? And yet there were some who reassured her and promised that they would protect her life, honor and property with their own lives. और कुछ ऐसे लोग भी थे जो उन्हें क्या कह रहे थे कि हम अपने साथ साथ आपकी भी प्रोटेक्शन करेंगे, आपके लाइफ की, आपके ऑनर की, आपकी प्रॉपर्टी की। In particularly, the old lady remembers the loyal devotion of a Muslim tailor, a tenant of theirs who kept watch night and day on their house. तो उनको क्या याद आता है, एक मुस्लिम टेलर के बारे में जिनको उन्होंने अपनी शॉप जो है किराए पे दे रखी थी, और वो डे नाइट जो है उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे और उनके घर पे नज़र बनाए हुए थे कि भाई ये सेफ रहे। May he live long. She always blesses him. He truly helped us and saved us like real son. तो क्या कहते हैं कि वो जो मुस्लिम टेलर था, भाई उसकी लंबी उम्र हो, उसने मतलब जो माजी है उन्होंने उसे ब्लेसिंग्स दी, और इसलिए ब्लेसिंग्स दी क्योंकि उसने जो है इनकी हेल्प करी थी, और वो कहती थी कि वो मेरे बिल्कुल बेटे की तरह है जिसने मेरी इतनी हेल्प करी है। Some of the refugees from East Punjab were staying in their neighborhood. अब कहते हैं कुछ refugees जो ईस्ट पंजाब से आए थे वो उनके पड़ोस में ही रह रहे थे। Maji was so moved by their pitiable condition that she voluntarily sent them donations of foodstuffs, clothes, blankets, and bedding. And it never occurred to her that they were Muslims, supposed to be the enemies of her people, and so she ought not to help them. तो अब जो माजी है वो मतलब उन्हें इतना तरस आ गया कि चाहे ये मुस्लिम लोग हैं, बट फिर भी उनकी पेटेबल कंडीशन, मतलब उनको दया आ गई उनको देख के कि ये किसी और जगह से आए हैं, इनके पास कुछ रहने के लिए नहीं है। तो वॉलेंट्रली मीन्स आप अपनी मर्जी से जब किसी काम को करते हो, तो उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ डोनेशंस भेज दी, फूड स्टफ की मतलब खाने पीने की चीज़ें, कुछ क्लोथ्स भेज दिए, ब्लैंकेट भेज दी, और बेडिंग्स मीन्स कोई जो है सोने वोने के लिए गद्दे वद्दे भेज दिए होंगे। तो कह रहे हैं उनको ये कभी ध्यान नहीं आया कि भाई ये मुस्लिम्स हैं और ये हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, तो इस वजह से उनको हेल्प ना करें, बट फिर भी उन्होंने उनकी हेल्प करी। Nor did she imagine that soon she too would be in a plight very similar to theirs. और उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा
कि आज जिस कंडीशन में मैं इन पर्सन्स को देख रही हूँ, ये कंडीशन मेरी भी होने वाली है। अब ये कौन है 2237? बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? तो आगे चले। Then something happened that snapped the last thread of her faith. अब कह रहे हैं कुछ ऐसा हुआ कि जो उनका लास्ट, जो उनको एक होप थी, जो उनका एक लास्ट थ्रेड था होप का या भरोसे का, उसकी मतलब बिल्कुल एंड आ चुका था और वो उनका जो होप था वो फिनिश हो गया। ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस अ टोंगा वाला वाज स्टैब्ड टू डेथ। तो उनको, उनके सामने क्या हुआ कि एक जो टोंगा चलाने वाला पर्सन था उसको दिन दहाड़े मार दिया गया। अब ये स्टैब्ड टू डेथ का मतलब होता है जैसे किसी का मर्डर कर दिया जाए, बिल्कुल बिना किसी डर वर के, या कोई भी ऐसे किसी को मार देता है जब दिन दहाड़े, तो उसको बोलते हैं स्टैब्ड टू डेथ। दिस इज हाउ माजी डिस्क्राइब्ड द फ्राइटफुल इंसिडेंट एंड हर ओन फीलिंग्स टू इट। तो उनके बेटे को उन्होंने ये इंसिडेंट बताया होगा, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से माजी ने जो है ये फ्राइटफुल मीन्स ये फ्राइटनिंग इंसिडेंट, ये बुरा इंसिडेंट मेरे सामने जो है रखा और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी। सन इट वॉज बैड इनफ दैट द टोंगा वाला वॉज किल्ड। तो वो उसे बता रही थी कि बहुत बुरा हुआ कि टोंगा वाला को मार दिया गया। दे किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ हिंदू। तो क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो हिंदू था। बट दे डिडंट स्पेयर इवन द हॉर्स। और उसको मारने के साथ साथ उन्होंने हॉर्स को भी नहीं जो है छोड़ा। यू नो अ हॉर्स हैज नीदर रिलीजन नॉर कास्ट। अब वो कहती है उन्होंने हॉर्स को भी मार दिया, लेकिन आपको ये पता है कि हॉर्स का ना तो कोई रिलीजन है, ना कास्ट है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, तो हॉर्स को क्यों मारा? And yet they went on stabbing the poor animal with their daggers till the poor dumb creature bled to death. तो कहते हैं उन्होंने पुअर मतलब एनिमल्स को भी नहीं छोड़ा। इवन जो मतलब डम्ब क्रिएचर्स है, डम्ब क्रिएचर्स मीन्स जो अब एनिमल्स हैं, एनिमल्स तो नहीं बोल सकते ना, तो डम्ब कौन होता है? जो नहीं बोल सकता है। तो कह रहे हैं इवन जो एनिमल्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा और उनको भी जो है मार दिया गया, और वो ब्लीडिंग कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई। देन आई न्यू द मैडनेस हैड गॉन टू फार। और तब मुझे समझ आया कि ये जो पागलपन है ये बहुत दूर तक जा चुका है। एंड ह्यूमन बींग्स हैड बिकम समथिंग एल्स। और जो ह्यूमन बींग्स हैं मतलब जो मनुष्य है वो कुछ और ही बन गया। समथिंग हॉरिबल एंड ईविल, मतलब कुछ बहुत बुरा। दैट वी कुड नो लॉन्गर फील सेफ इन रावलपिंडी, कि मतलब हमें खुद को अब सेफ महसूस नहीं हो रहा है। And so she locked up her house, leaving everything behind just as it was. तो उन्होंने क्या किया? अपना घर बंद किया और उसको as it is छोड़ दिया जैसे वो था। She still didn't imagine that she was abandoning her. And so she locked up her house, leaving everything behind just as it was. She still didn't imagine that she was abandoning her hearth and home forever. अब उनको बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि वो जो है अपना जो घर है वो हमेशा के लिए छोड़ रही हैं। द प्रेवलेंट मैडनेस शी होप्ड वुड ब्लो ओवर वन डे एंड देन शी वुड रिटर्न होम। तो उनको क्या लग रहा था कि उनका ये होप था कि एक दिन ये जो पागलपन है लोगों का ये खत्म हो जाएगा। दैट वुड ब्लो ओवर वन डे मीन्स एक दिन खत्म हो जाएगा एंड देन मैं अपने घर वापस आ जाऊंगी। By that time we reached Delhi. She said with a sigh, my old eyes saw things, horrible things, both here and there, that told us that we could never again go to Pindi. तो कह रही है जब मैं दिल्ली पहुंची तो मेरी आंखों ने इधर उधर इतनी हॉरिबल थिंग्स देखी, मतलब इतना कुछ देखा कि तब मुझे ऐसा लग गया था कि मैं रावलपिंडी कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। By the time they reached Bombay, the memory of her home in Rawalpindi was only a pain in her aged heart. तो कह रही है जब वो बॉम्बे पहुंची तो जो यादें थी उनके घर की जो रावलपिंडी में था वो सिर्फ एक दर्द बन के रह गया था उनके। एजेड मीन्स बूढ़ा और हार्ट पता है, तो एजेड हार्ट मीन्स वो जो एजेड लेडी थी, इतनी ओल्ड लेडी थी, उनके हार्ट में ये एक पेन बन के रह गया था कि रावलपिंडी में वापस नहीं जा पाऊंगी, और उसकी जो मेमोरीज थी वो उनके हार्ट में थी।
In Rawalpindi, she used to live in a house with 6 spacious rooms, wide verandas and a big courtyard. तो कह रहे रावलपिंडी में वो एक बड़े घर में रहती थी जहाँ पे 6 रूम्स थे. स्पेशियस मीन्स जिसमें इनफ स्पेस है रहने के लिए, बहुत खुला है. वाइड वरांडाज, और जो वरांडा है वो बहुत चौड़ा है. एंड अ बिग कोर्टयार्ड, और उसका जो कोर्टयार्ड है वो बहुत बड़ा है. इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है कोर्टयार्ड की. आंगन मैम. Very good, Angan. Thank you. In Bombay, she and her husband live with their son and in a single room tenement with a dhobi occupying the room, no one side, and a coal shop on the other. तो कह रहे बॉम्बे में वो और उनके हस्बैंड और उनका बेटा एक सिंगल रूम में रहते थे, और एक धोबी ने जो है एक रूम ऑक्यूपाई कर रखा था एक साइड पे, और एक साइड पे कोल गया. देयर इज अ स्मॉल किचन विच ऑल्सो, तो गलत हो जाता है बोल के. There was a small kitchen which also serves as a dining room. तो कह रहे एक छोटी सी किचन भी थी and it serves as a dining room. वहीं बैठ के खाते होंगे. एक बाथरूम था और एक स्टोर रूम था. When my friend lived there, alone the room was always in a mess. तो कह रहे हैं जब मेरा फ्रेंड यहाँ रहता था ये रूम हमेशा एक मेस, मतलब गंदगी मची रहती थी. कहीं पे बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, डर्टी लाइनन एंड अनवॉश्ड टी कप्स लाइंग अबाउट एवरीवेयर. तो कह रहे हैं डर्टी क्लोथ्स इधर उधर पड़े रहते थे, और जो टी के कप्स थे वो इधर उधर पड़े रहते थे. बट एनीवन हु विजिट्स द सेम प्लेस नाउ फाइंड इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड. बट अगर अब उस जगह पे कोई विजिट करता है तो उससे क्या लगता है जगह बिल्कुल बदल गई है. विद इन इट्स नैरो लिमिट्स एवरीथिंग इट्स स्पॉटलेसली क्लीन, वेल अरेंज्ड. तो कह रहे हैं इतना छोटा सा रूम था कि उसकी नैरो लिमिट्स थी और हर चीज़ बिल्कुल अब क्लीन और वेल अरेंज तरीके से पड़ी है. वाइट शीट्स जो है बिछा रखी है बेड्स पे विद एम्ब्रॉयड्रेड पिलो केसेस, और जो पिलोज है उनके वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है उसके ऊपर. द फ्लोर शाइन्स विद कॉन्स्टेंट स्क्रबिंग, और जो फ्लोर है क्योंकि उस पर पोछा मारा जाता है अब, तो इसलिए अब जो फ्लोर है वो शाइन कर रही है. एंड देयर इज़ नॉट अ पार्टिकल ऑफ डस्ट और डर्ट एनीवेयर, और कहीं पे भी जो धूल मिट्टी है उसका नामो निशान नहीं है. In Rawalpindi, Maji had 2 male servants and a maid servant. तो ज़्यादा हो गया. और कह रहे हैं कि रावलपिंडी में जो माजी हैं उनके पास 2 मेल सर्वेंट्स थे और एक मेड सर्वेंट थी, मतलब एक लेडी भी थी जो सर्वेंट का काम करती थी. Here she cooks with her own hands, washes the dishes, sweeps the floor. तो यहाँ पे जो माजी है उनके पास कोई सर्वेंट नहीं है, अपना खाना खुद बनाती है, फ्लोर को वॉश करना है या झाड़ू पोछा जो है वो भी खुद करती हैं, डिशेस को वॉश करना, बर्तन खुद धोती हैं. But she has a maternal smile and a pleasant smile of for any friend of her son who happens to drop in, and of course she would never let anyone go away without eating something or at least taking a cup of tea. बट ये जो लेडी है, मतलब जो राइटर की मदर है, वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, और अगर उनका कोई भी दोस्त उनके घर में आता है तो उसको भी वो बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और बिना खाए पिए उसको नहीं जाने देती, और अगर वो खाना नहीं चाहता एटलीस्ट अ कप ऑफ टी तो वो पिला देती है. माजी हैज़ लॉस्ट हर हेल्थ एंड होम, ऑल हर लाइफ सेविंग्स एंड पोजेशंस. तो जो माजी है उन्होंने अपनी सारी की सारी जो पोजेशंस हैं वो लूज़ कर दिए हैं, मतलब उनके पास जो भी था, पोजेशंस मीन्स जो भी आपके पास पैसा वगैरह है या जो भी आप पोजेस करते हो जो आपका है. तो कह रहे हैं कि जो माजी है उन्होंने अपना घर जो है उनका जा चुका था, और उनकी जो लाइफ की सेविंग्स थी, जो पोजेशंस, उनकी प्रॉपर्टी थी, फ्रॉम अ प्रॉस्परस लैंडलेडी इन रावलपिंडी शी हैज़ बिकम अ रेफ्यूजी इन बॉम्बे. तो कह रहे हैं कि एक प्रॉस्परस लेडी थी ये रावलपिंडी में, मतलब एक रिच लेडी, और यहाँ पे अब इनके पास जो है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये एक रेफ्यूजी है जो रावलपिंडी से जो है बॉम्बे शिफ्ट हो गई हैं. बट हर हॉस्पिटैलिटी हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स नॉर्थ इंडियन फ्लेवर एंड फॉवर. लेकिन कह रही है जो उनकी हॉस्पिटैलिटी है, मतलब जैसे सपोज तुम्हारे घर कोई आता है तो तुम कितने, तुम्हारा नेचर अगर अच्छा है तो तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से बात करोगे, तो वो होता है किसी बंदे का हॉस्पिटाइल नेचर. तो उसने जो है अपना जो नॉर्थ इंडियन फ्लेवर है, नॉर्थ इंडियन फ्लेवर मीन्स जैसे हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं तो हमारे घर कोई आता है तो हम उसके आगे 10 डिश रख देते हैं कि नहीं आप ये भी खाओ वो भी खाओ, चाहे वो मना करते रहे. तो कह रहे हैं वो नॉर्थ इंडियन जो फ्लेवर है और जो फर्वर है, मतलब जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने अभी भी वो लूज नहीं करी है. आगे चले. He has fair complexion
तो कह रही है जो हेलो। माजिद है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन है उनका, वो गोरी है, rather short stature and a frail body. तो उनका कद छोटा है और शरीर जो है उनका वो फ्रेल मीन्स बहुत वीक है, कमज़ोर है. Her hair, which was already grey, has turned almost completely white since after the partition. तो कह रहे हैं उनके हेयर जो है वो ग्रे थे. ग्रे इन द सेंस, ग्रे मीन्स नॉट ग्रे कलर, ग्रे मीन्स जब आपके बाल वाइट हो जाते हैं तो उसको ग्रे बोला जाता है. तो कह रहे हैं उनके हेयर जो ऑलमोस्ट ग्रे हो गए थे, अब वो बिल्कुल ही ग्रे हो गया, मतलब बिल्कुल वाइट हो गया. एंड सिंस आफ्टर द पार्टीशन, मतलब पार्टीशन के बाद तो बिल्कुल ही उनके बाल वाइट हो चुके हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती. शी गेट्स अटैक ऑफ अस्थमा एंड न्यूरल्जिया. तो कह रहे हैं उनको अस्थमा के अटैक्स ऑलमोस्ट आते रहते हैं, बट वो कभी भी मतलब खाली नहीं बैठा करती. शी नेवर सिट्स आइडल फॉर अ मोमेंट, नेवर रिलैक्सेस और स्लीप्स एक्सेप्ट फॉर 6 आवर्स एट नाइट. तो पूरा दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती है, ना रिलैक्स करती है, एक्सेप्ट कि रात को 6 घंटे की नींद वो लेती है. फर्स्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, लास्ट टू गो टू स्लीप, थ्रू आउट द डे शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग. तो कह रहे हैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठती है और रात को सोने का जब टाइम आता है सबसे लास्ट वो होती हैं जो बेड पे जाती हैं, और पूरा दिन कॉन्स्टेंटली वो जो है काम कर. वेदर इट इज कुकिंग फॉर हर सन और डार्निंग एंड मेंडिंग हर हस्बैंड्स ओल्ड क्लोथ्स और मेकिंग टी और लस्सी फॉर गेस्ट, शी इंसिस्ट ऑन डूइंग एवरीथिंग विद हर ओन हैंड्स. तो कह रहे हैं चाहे उनको जो है अपने बेटे के लिए खाना बनाना है या कपड़े प्रेस करने हैं या चाय बनानी है या किसी गेस्ट के लिए लस्सी बनानी है, तो वो हमेशा हर काम अपने हाथों से किया करती थी. Seeing her, you would never imagine that she is a refugee who lost and suffered so much. तो अगर हम उनको देखेंगे, वो कह रहे हैं आप कभी भी ये इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो एक रिफ्यूजी है और उन्होंने अपना घर जो है, घर बार जो है छोड़ के वो एक नई जगह पे सेटल हो गई हैं. शी नेवर प्रोक्लेम्स हर ट्रेजेडी. तो कह रहे हैं कभी भी वो अपनी ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में बात नहीं किया करती हैं. शी नेवर कर्सेस और अब्यूसेस दोज हु मेड हर लीव हर होम. तो कह रहे वो कभी जो है बुरा नहीं बोलती उन पर्सन्स के बारे में जिन्होंने उसे फोर्स किया था कि वो अपना घर छोड़ दे. शी स्टिल रिमेंबर हर मुस्लिम नेबर्स विद अफेक्शन एंड ब्राइटन्स अप whenever her husband reads out a letter received from Rawalpindi. तो कह रहे हैं कि वो अभी भी अपने मुस्लिम नेबर्स को पूरे अफेक्शन, पूरे लव के साथ याद करती हैं, और जब भी उनके जो हस्बैंड है वो एक लेटर पढ़ते हैं जो रावलपिंडी से आता है तो वो खुश हो जाती हैं. Only very occasionally, a soft, cold sigh escapes her lips as she says, "Your Bombay may be great and grand city, son." तो कभी कभी ओकेजनली जो है उनके मुंह से ये सुनने को मिलता है कि जो बॉम्बे है वो ग्रैंड और ग्रेट सिटी हो सकता है, बट वी कैन नेवर फॉरगेट आवर रावलपिंडी, दोज पियर्स एंड एप्रिकॉट्स एंड एप्पल्स, दोज ग्रेप्स एंड मेलन्स एंड बबूकोशास दैट यू नेवर गेट इन बॉम्बे. तो कहते हैं कि जो रावलपिंडी में मुझे मिला है, चाहे वो ये फ्रूट्स हो, पियर्स, एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, बबूकोशास और मेलन्स, वो कभी मुझे बॉम्बे में नहीं दिखा. एंड सडनली शी इज साइलेंट, टीयर्स बबलिंग अप इन हर टायर्ड ओल्ड आईज. और वो जो है साइलेंट हो जाती है, बिल्कुल चुप हो जाती है और उनके आँखों से जो आंसू है वो गिर जाते हैं. एंड इट सीम्स दैट in the intensely human heart of this refugee there is neither anger nor self-pity, but only memories that are soft like ripe apricots and fragrant like babukoshas. तो कहती हैं कि ये जो लेडी है, मतलब इनका जो हार्ट है वो बिल्कुल फिल हो जाता है पूरे टीयर्स के साथ, और कह रहे हैं इनको कभी गुस्सा नहीं आता, ना ही कोई सेल्फ पिटी है, मतलब अपने आप पे कोई इनको पिटी वगैरह आती हो, बट सिर्फ इनके दिमाग में जो है, इनके मन में इनकी मेमोरीज हैं, जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है रावलपिंडी में, उसकी यादें जो बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे कोई एप्रिकॉट होता है जब वो पक जाता है, जब आप उसको खाते हो जितना सॉफ्ट वो होता है, वैसे ही इनकी मेमोरीज सॉफ्ट है, मतलब फ्रेश है आज भी, और उनके अंदर खुशबू है जैसे बब्बू कोशास के अंदर और फ्रूट्स के अंदर होती है, वैसे ही वो खुशबू उन मेमोरीज से आती है. अब बताओ पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे भी कुछ भी नहीं पता चला है तो